मुखर्जी, एक कहावत है ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक हफ्ता और तेलंगाना में जो वहाँ की पार्टी का शासन है उसके मौज मस्ती आनंद ले सकते हैं, बढ़िया फार्म हाउस, बढ़िया 5 स्टार होटल में छिप कर रह सकते हैं, खुलकर रह सकते हैं। पर एक हफ्ते बाद क्या होगा, आसाम की अदालतों में आना पड़ेगा। तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक ये भी कहावत है ना, बिल्ली की आंख बंद करने से चीका नहीं टूट जाता। तो अभी उनके ऊपर जो तलवार है हटी नहीं है, क्योंकि जो मुकदमा दर्ज हुआ है नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं। हम्म। जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने उनको जो रिलीफ दिया है जस्टिस मैडम ने, वो केवल एक हफ्ते के लिए ये दिया है कि आप आसाम कोर्ट में, चूंकि जुडिशन का एक मामला फंसा हुआ है, क्योंकि उनका जुडिशन आसाम का है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आसाम की एरिया के अंदर की गई, गुवाहाटी के अंदर की गई है। और जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल है, अकूत संपत्ति का, वो ईडी का कार्य क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में एक हफ्ते बाद जो अदालत तय करेंगी, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट तय करेगी, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है, उनके घर से जो कुछ रिकवरी हुई है, जो दिल्ली के उनका जो निजामुद्दीन का आवास है, वहां से उनके लैपटॉप और कुछ डिजिटल चीजें और जो चीजें पुलिस ने रिकवर की हैं, उनकी तमाम की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 3 पासपोर्ट उन्होंने प्रिक्योर कहां से किए, उनके हाथ में कौन देकर गया, या उनकी खुद की इजाद है, या उन्होंने खुद एआई से बना लिए, या कोई फोटोशॉप से बना लिए, या किसी पार्टी के बड़े नेता ने उनके हाथ में दे दिए। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट हैं। इसमें बहुत ज्यादा ताली बजाकर खुश होने वाली या ऐसी चीज नहीं है कि अब उनके हाथ में बहुत बड़ा खजाना आ गया है, अब हेमंत बिस्वा उस केस में अरेस्ट हो जाएंगे। या तो कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वो उनको निर्दोष साबित मानना है, कोई जी। उनको रिलीफ नहीं दिया, केवल जुडिक्शन के मामले में, क्योंकि उनका अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है। केवल एक हफ्ते का टाइम इसलिए दिया गया है कि वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर जाकर, जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट है, वहां अपनी गुहार लगा सकते हैं कि मेरे को रेगुलर इंटरिम बेल दी जाए। केवल इंटरिम बेल मांगी थी उन्होंने, परमानेंट कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं मांगी थी, जो कोर्ट ने उनको दे दी है। तो एक हफ्ते बाद वो अदालत में जाएंगे, जो अदालत की प्रक्रियाएं हैं, आसाम पुलिस जवाब देगी कि किस आधार पर उन्होंने ये चीटिंग, फ्रॉड, पासपोर्ट एक्ट, क्रिमिनल एक्ट का जो मुकदमा दर्ज किया है, उसका क्या मेरिट है, क्या वो केस स्टैंड करेगा, या उसकी इन्वेस्टिगेशन उनको रोक दी जाए। ये अदालतों का निर्णय है, टेक्निकल एक इश्यूज हैं, ये अदालतें तय करेंगी। जो पासपोर्ट में डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, बार कोड एरर पाया गया है, तमाम जो उनके नाम है, शर्मा की स्पेलिंग में मिस्टेक आ गया है। जी। पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें इतनी छोटी छोटी मिस्टेक हो नहीं सकती। कहीं ना कहीं दाल में काला तो है, परंतु ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेंगी, क्योंकि वो तो अभी भी यही कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, और तमाम चीजें आने वाले समय में तय होंगी कि क्या ये तमाम चीजें पॉलिटिकल गेन के लिए की गई थी, या हम्म। इनका उद्देश्य तमाम चीजों को भटकाने के लिए था। तो अभी जी। एकदम से क्लीन चिट देना, हाँ जी। देना देना अभी संभव नहीं है, मेरे लिए एटलीस्ट संभव नहीं है कि हम्म। उनको बहुत बड़ी खुशी की या उनके बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। केवल एक हफ्ता उनको मिला है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाएं और अपना जो भी पक्ष है वहां की अदालतों में रखें। उस पर पुलिस का क्या रिएक्शन आता है, अदालतें अपना क्या निर्णय देती हैं, तो हम सबको इंतजार करना होगा। हम फिर दोबारा बैठेंगे, कोशिश करेंगे कि जो अदालतों का बाद में निर्णय आता है कि उसमें क्या हुआ, क्या उनको रेगुलर बेल दे दी गई, या उसको केस को उन्होंने खत्म कर दिया। खत्म तो शायद एकदम से हाई कोर्ट नहीं करती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन क्लोज होने का इंतजार करती है। नॉर्मल केस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाई कोर्ट उनको बेल मांग रहे हैं उठा के केस ही खत्म कर दें। तो केस तो स्टैंड कर रहा है, क्योंकि जी केस बिल्कुल। भारतीय बीएनएस के तहत दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही संगीन धाराओं के अंदर है, जिसमें 10 साल तक हम्म। की सजा का प्रोविजन है, कन्विक्शन का एक प्रावधान है, जिसमें नॉर्मल कोर्स में बेल नहीं होती। अब लेट अस सी कि हाई कोर्ट गुवाहाटी क्या कहती है उस विषय के अंदर, उनका क्या पक्ष होता है, ये इंतजार करना ही होगा। बिल्कुल। चंद्रमोहन शर्मा जी से भी समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी के लिए, पवन खेड़ा के लिए जाहिर तौर पर राहत का दिन है। जैसा कि वीर जी ने समझाने की कोशिश भी की, ये सिर्फ एक हफ्ते की अग्रिम जमानत है। जो न्यायमूर्ति हैं सुजाता, उनका भी यही कहना था कि आपको एक हफ्ते का वक्त दिया जाता है कि आप संबंधित अदालत में जाकर अपनी गुहार लगाएं और आपने जो दावे प्रस्तुत किए हैं उनको सही साबित करें। आप कैसे देख रहे हैं सर? इसको जीत की तरह देखेंगे या फिर आप भी सिर्फ फौरी राहत की तरह समझ पा रहे हैं? और हिमंता को लेकर मेरा प्रश्न आपसे है कि आपके नेता राहुल गांधी का कहना है कि उनको हम 15 साल के लिए जेल में डालने वाले हैं, अंदर करने वाले हैं, और अब आपको यहां से राहत भी मिली है पवन खेड़ा वाले मामले में। तो क्या आप अपने मिशन में खुद को सफल होता देख पा रहे हैं? देखिए, कोई मिशन नहीं है मुकुंद जी। हम्म।
ये आज की उस सरकार के ऊपर जवाब है जो सरकार अपने हिटलरशाही और ताकत के फरमान के ऊपर घमंड की राजनीति कर रही है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अंदर ताकत और बल को प्रयोग कर रही है। उसके लिए एक ये हम सबसे इस मामले में काबिल, उन्होंने जो बात बोली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तर्क संगत बात यही है कि कानूनी लड़ाई कानूनी दांवपेच से लड़ी जाएगी। ताली एक हाथ से बजी या दो हाथ से बजी या ताली बजाने वाला कौन था, ये अब आगे क्लियर होगा। लेकिन मंशा इस बात की आती है कि जो पार्टी के चीफ मिनिस्टर अब्यूज गाली दे के बात करते हैं और उसकी गाली के प्रति कोई बात ना हो, और वो व्यक्ति जो ऐसी प्रणाली की बात करे जो मैं अगर इस चैनल पे करूं तो शायद मेरी अपनी खुद की मर्यादा टूटती है, तो मैं उसको ना तो दिखाना चाहता हूं ना बोलना चाहता हूं। तो प्रश्न कहां से शुरू होता है? जब इलेक्शन होते हैं तो कोई भी इलेक्शन के अंदर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है, और कोई भी पार्टी है, कोई भी प्रवक्ता अगर आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो वो अपने साक्ष्य और उन प्रमाणों को लेकर लगाता है। सही या गलत ये सब ठहराया जाएगा जब उसके लिए अदालत के अंदर जाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही आप अपने ताकत के बल से डर पैदा करना चाहोगे, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करोगे जो लगातार 2014 से आप नैरेटिव पैदा कर ही रहे हो। ये तो विपक्ष है जिसकी हिम्मत है, ये तो कांग्रेस है जो उसका आपका मुकाबला कर रही है उस नैरेटिव का। नहीं तो 2014 के पहले तो देश आजाद ही नहीं था, और 2014 से पहले तो देश के अंदर विपक्ष बोलता ही नहीं था। 2014 के बाद ही विपक्ष बोलने लग गया, इसीलिए उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है। तो ये तो आज एक सरकार का ऐसा तुर्कमानी हिटलरशाही प्रवान है कि अगर कोई पत्रकार, कोई ब्यूरोक्रास्ट अगर किसी चीज को बोले तो उसको ताकत के बल पर दबाने की कोशिश करी जाए। लेकिन कांग्रेस किसी के डराए से, किसी के ताकत से नहीं डरेगी। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी की सिपाही की तरह, चाहे पवन खेड़ा हो या चंद्रमोहन शर्मा हो, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति हो, वो उस बात का सामना करेगा जिस चीज के आरोप है। अब प्रश्न यह है कि हम पे जो आरोप लगे उसे तो कोर्ट में हम साबित करेंगे, लेकिन जो आरोप हेमंता बिस्वा पे लगे हैं, जो आरोप उन पासपोर्टों पे लगे, उनको क्या जल्दबाजी थी? अगर वो आरोप गलत थे तो उन आरोप गलतों के लिए वो उनके पास रास्ता था कोर्ट में जाने का। अगर राहुल गांधी ने किसी भी चीज के आरोप लगाए, राहुल गांधी जी ने, चाहे राफेल पे हो, चाहे इलेक्शन कमीशन पे हो, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता जब आरोप लगते थे तो क्या कहते थे कि कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? तो अगर आज आरोप अब हेमंत बिस्वा पे आए, उनके पासपोर्टों पे आए, तो वो जो मुख्यमंत्री हो किसके इशारे के ऊपर डर की राजनीति हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं? क्या वो विपक्ष को और लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी पार्टी जो विपक्ष में है, जो 57 साल तक देश की जनता के आशीर्वाद से चुनी गई और जिसमें आप मात्र 2 सांसद के रूप में थे, क्या वो इतनी इग्नोरेंस कह दूं या मैं इतनी ना समझ है कि वो बिना प्रूफों के साथ इतने बड़े इल्जाम को लगा देगी? कोई भी चीज अगर कही जाएगी हाँ या ना के अंदर, उसके बोलना और उसको कहना वो हर किसी का अपना चेहरा है। जैसे वेद भूषण जी अगर न्यूट्रल सिस्टम से बात करेंगे तो वो एक को कहेंगे कि ये गलत और एक को कहेंगे सही। अगर वो सही बात होगी तो सही को लाके कहेंगे, और मैं अगर जो बात करूंगा तो मैं अपनी पार्टी की हित की बात करूंगा, आलोक वत्स अपनी पार्टी की बात करेंगे। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि एक मुख्यमंत्री के ऊपर अगर ये आरोप लगे हैं, इन आरोपों को साबित करने के लिए इस बात की जल्दबाजी करके जो सेल्फ गोल उन्होंने करा, उसका परिणाम तो असम की जनता देगी। लेकिन उस सेल्फ गोड के लिए भी क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि कौन सा इस सेल्फ गोड की जल्दबाजी क्या थी? अगर आज आप कह रहे हो कि इजिप्ट के ने क्लियर कर दिया कि मेरा नहीं है और उसने कह दिया मेरा नहीं है, तो जब आपके पास साक्ष्य प्रमाण थे कि ये गलत है, तो फिर जल्दबाजी क्या थी? फिर आप उसको ओपन करते, ढंग से एक्सप्लेन करते। क्योंकि आप तो हमेशा कहते रहे हो कि आपके तो एमपी ये कहते हैं कि 2014 में मुल्क आजाद हुआ है, आप तो ये कहते हो कि हम तो अगर 400 पार आए तो संविधान बदल देंगे। तो ये लड़ाई है, ये लड़ाई सर आपके नेता जो 15 साल के जेल, लड़ाई उस सरकार के अगेंस्ट है जो संविधान और ताकत के हिसाब से चलना चाहती है। जी सर, आलोक जी से भी जवाब लेंगे। बस आपसे छोटा सा मैं जवाब जानना चाहूंगा कि 15 साल के जेल वाली जो बात चल रही है हेमंता जी को लेकर, राहुल गांधी ने अपने बयानों में बार बार इसका जिक्र किया कि कांग्रेस के बब्बर शेर इनको जेल में बहुत जल्द डालने वाले हैं। वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। तो क्या सर 84% से ज्यादा मतदान हुआ है असम में, कल का दिन ही वोटिंग के लिए था, कैसे देख पा रहे हैं? आपकी सरकार आते ही क्या हेमंता जी को जेल में डाल दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल
जो साक्ष्य और जो प्रमाण अगर हेमंता बिस्वा के ऊपर आएंगे और जो कंप्लेंट्स उनके ऊपर करप्शन की हैं और जिस साफ गोई के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता 2014 से जिस करप्शन की बात करते थे, जिस परिवारवाद की बात करते थे, जिस काले धन की बात करते थे, आज वो तो मुद्दे गौण हो गए हैं। तो वो जिम्मेवारी किसकी है? वो जिम्मेवारी अब कांग्रेस की है कि आपके 13 साल के भ्रष्ट शासनकाल में, जिसमें आपकी और स्टेट के अंदर सरकारें थी, वहां आपने किसी भी भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कर पाए। तो भ्रष्टाचार की नीति पे आपका काम है, अब आप पे उस पे एक्शन होंगे। तो जब सरकार आएगी तो वो फैसला उस समय का होगा। ये मेरा फैसला नहीं है, ये पार्टी इसके बारे में डिसाइड करेगी या जो सरकार आलोक जी बनेगी, समझ जो लेते मुख्यमंत्री बनेगा। हैं चंद्रमोहन जी। अब आलोक सर आपके पास आना चाहूंगा, आप क्योंकि हम लगातार आपके साथ जुड़ते हैं, इस मुद्दे पर हमने बात भी की। हेमंता और पवन खेड़ा को लेकर जो ये पूरा विवाद पसरा है, पवन खेड़ा के लगातार गिरफ्तारी, जेल की बातें चल रही थी, अब एकदम से फिर पासा पलटा है। आज जब कोर्ट से उन्हें राहत मिली तो फिर ऐसा लगता नजर आया कि वापस टेंशन में शायद हेमंता आ जाएंगे। पवन खेड़ा को राहत है, आपकी पार्टी, आप भाजपा के पक्ष के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या हेमंता के लिए सचमुच टेंशन बढ़ गई है इस राहत के बाद, या फिर कुछ नहीं बदलने वाला है? हेमंता ने जैसी धमकी दी, उनके कुछ बिगड़े बोल भी हमने सुनाए थे, उसमें भी उनका वही कहना था कि इसका मैं खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा और इस पे ऐसा एक्शन लूंगा कि कांग्रेस याद रखेगी। देखिए ठाकुर साहब, वेदभूषण जी ने इस प्रश्न का बहुत सुलझे हुए ढंग से जवाब दिया है कि अब ये मैटर सब जुडिस हो गया है, क्योंकि ये मामला FIR भी दर्ज हो गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होके अंतोगत्वा ये कोर्ट में ही जाएगा। तो लोगों को रिस्ट्रेन करना चाहिए। अगर एलिगेशन लगी है तो उसके तथ्यात्मक जांच के बाद जो रिजल्ट सामने आएगा और जो कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें हेमंत विश्व शर्मा जो है, उन्होंने थोड़ा अतिशयोक्ति किया और उनको कुछ ऐसे बोल जो उन्होंने बोले वो नहीं बोलना चाहिए था। हो सकता है कि वो इलेक्शन के प्रेशर में रहे हो या जो भी कारण रहा हो, जो ये पेड़ा वाली बात है जी, ये सब बातें लोकतंत्र में शोभा नहीं देती हैं, वो भी एक सीनियर लीडर से। लेकिन अब जब ये मामला में इनको एक वीक की राहत दी है, एक वीक तो मुकुंद जी पलक झपते बीत जाएगा। उसके पहले इनको वहां जाकर अपनी सफाई देनी होगी और अपने तथ्य पेश करने होंगे जी। उसके बाद जो फैसला आएगा उसी पर सारा कुछ डिपेंड करता है, और कौन किसको जेल भेज देगा 15 साल के लिए, ये सब तो अनर्गल बातें हैं। कोर्ट भेज सकता है, लेकिन आप कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि मैं 15 साल में भेज दूंगा अंदर? ये भी बात गलत है। हमको तो इसका इंतजार करना चाहिए, अपने अपने पक्ष को मजबूती से कोर्ट में पेश करना चाहिए ताकि कोर्ट इसका निराकरण कर सके। और अंतोगत्वा होगा वही, चाहे जितना भी आप वर्बल जिम्नेजियम कर लीजिए, आप उसको कहिए पेड़ा बना देंगे, वो आपको कहे कि 15 साल भेज देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी करेगा वो कोर्ट ही करेगा। चलिए वेद जी से हम थोड़ा और समझ लेते हैं। आलोक जी, जिस 10 साल 15 साल की बात आ रही है सर, राहुल गांधी वेद जी आरोप लगाते हैं कि सबसे भ्रष्ट CM है ये पूरे देश का, और हमारे बब्बर शेर, हमारी सरकार इनके लिए जेल का प्रबंध करेंगे, वहां पे ये सोचेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, सारी बातें रखते हैं। वहीं पर हमने आपसे 2 दिन पहले ही समझने की कोशिश की थी कि अगर अपराध की गंभीरता को हम देखें और अगर मानहानि का मामला FIR जिस सिलसिले में रिंकी भुइयां जी ने दर्ज करवाई है पवन खेड़ा पे, वो सही साबित होती है तो वहां पर कितनी सजा मिलने वाली है। हम अब दोनों से, मतलब दोनों पक्ष के लिए समझना चाहेंगे आपसे। हेमंता जी पर अगर किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप, विशेषकर पासपोर्ट विवाद में लेकर, कई जो फर्जी कंपनियों का जिक्र आया उसको लेकर अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो उनको कितनी टेंशन हो सकती है? और उसके साथ साथ पवन खेड़ा जी के लिए भी जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी अगर ये बातें झूठी निकली, जो दस्तावेज वो लगातार कैमरे पर लहरा रहे थे उनमें सच्चाई नहीं निकली, जैसे कि कई दूतावास ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के नागरिक नहीं हैं, रिंकी जी पर जो आरोप लगे हैं वो फर्जी है, तो सर सजा को लेकर बेसिकली हम समझना चाहेंगे कितनी सजा हो सकती है दोनों? देखिए मुकुंद जी, सारा केस डॉक्यूमेंट बेस्ड केस है।
इसके अंदर किसी को बयान देने की जरूरत नहीं है, किसी को अपना पक्ष रखने की जरूरत नहीं है। परंतु ये जो टाइम है इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन से तुरंत पहले, मात्र 2 दिन पहले ये तमाम चीजें क्यों लाई गई? क्या इसका इलेक्शन से कोई वास्ता है या नहीं है, तो राजनीतिक पार्टी तय करेंगी। परंतु सवाल जरूर पैदा करता है कि तुरंत इलेक्शन से 2 दिन पहले तमाम पासपोर्ट, तमाम उनके जो बच्चे हैं दुबई में पढ़ते हैं, उनकी फीस के बारे में जानकारी बताना, सोशल मीडिया में लाना, तो कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है कि क्या ऐसी मंशा थी कि 2 दिन पहले इलेक्शन, ये 1 महीने पहले भी लाई जा सकती थी और पहले भी ये चीज आ सकती थी। और जहां तक कोर्ट का संबंध है, जो जस्टिस सुजाता ने जजमेंट में कहा है, उन्होंने एक ट्रांजिट रिमांड दिया, एक सामान्य एक प्रक्रिया है। आप किसी भी दूसरे स्टेट में आप किसी अक्यूज को अरेस्ट भी करके लेके जाते हैं, तब भी ट्रांजिट रिमांड जरूरी होता है। तो कोर्ट का जो ट्रैक है बिल्कुल सही है। कल जब उनकी सुनवाई हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि वो अपना सबूत पेश करें कि वो हैदराबाद या तेलंगाना के अंदर कैसे उनका जुडिशन होता है। तो पवन खेड़ा जी के जो एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी के नाम पर वहां पर एक मकान है, उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट्स उस बारे में दिए हैं। हालांकि उसके बारे में भी जस्टिस सुजाता ने कुछ अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए, क्योंकि कुछ उसमें उनका डाउट है, कुछ उनकी क्वेरीज हैं जो आने वाले समय में वहां की जो कोर्ट्स हैं या वहां की जो पुलिस है, सरकार बताएगी कि कोई डिस्क्रिपेंसी है या नहीं है उनकी प्रॉपर्टी को लेकर। परंतु ये जरूर सवाल पैदा करता है कि एक तरफ जहां इतनी बड़ी बड़ी टॉल क्लेम किए जा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उनकी तमाम जो अमेरिका की प्रॉपर्टीज, 3-3 पासपोर्ट्स की जानकारी दी जाती थी, तो ऐसी क्या आफत आ गई कि एकदम से अंडरग्राउंड हो गए। और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप यदि इतने मेहनत कर सकते थे, ईमानदारी से कर सकते थे, तो चौड़े होके वहीं गुवाहाटी में, दिल्ली में जैसे 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसी टाइम खड़े होते कि हाँ मैं तैयार हूं अरेस्ट होने के लिए, मैं सत्य का साथ दूंगा, सत्यमेव जयते होगी। तो वो क्यों नहीं, वो भागकर अंडरग्राउंड हो गए। अब वो तमाम पुलिस उनको सर्च कर रही है, ढूंढ रही है, उनकी लोकेशन ढूंढ रही है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं शक और शुबा पैदा करती हैं। और तमाम, जैसे भट्ट साहब ने भी कहा और हमारे दूसरे साथी चंद्रमोहन ने भी कहा कि तमाम चीजें सबजुडिस हैं और इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट हैं। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन क्लियर नहीं हो जाती, तमाम एविडेंसेस इसके बारे में पब्लिक डोमेन में या अदालतों के सामने नहीं लाते, और अदालतें इसका परीक्षण करके बता सकती हैं कि सही या गलत, क्या मुकदमा झूठा था या मुकदमा सही था। सही था तो उसका ट्रायल होगा, तमाम पक्ष जो है एम्बेसीज से जानकारी ली जाएगी कि 3 पासपोर्ट उनकी एम्बेसीज ने जारी किए, नहीं किए। यदि नहीं किए तो सीधा सीधा कन्विक्शन का मामला है, सजा का मामला है, जिसमें पवन खेड़ा को 10 साल से कम सजा का प्रोविजन कानून में ही नहीं है, ज्यादा हो सकती है क्योंकि उसमें पासपोर्ट एक्ट भी लगा हुआ है। और तमाम जो भारतीय न्याय संहिता की जो लेटेस्ट कानून है, उसमें तमाम संहिताओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया है। तो लेट अस सी कि क्या उसका कोर्ट की ऑब्जर्वेशन रहती है, और क्या इस इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, मैं समझता हूं कि उनके यहाँ कोई ना कोई इसके बारे में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई गई हुई, क्योंकि छोटा मोटा मामला नहीं है। पूरे देश की निगाह इस मामले के अंदर है कि इस केस का आगे क्या हश्र होगा, क्या ये केस चलकर ठस हो जाएगा या इसका और मामला होगा। जैसे केजरीवाल का केस हुआ, नीचे की कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी। अब 3 लेयर की हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम है। अब मामला हाई कोर्ट के अंदर गया है, यदि हाई कोर्ट से कुछ मामला इधर या उधर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी उनके पास जाने का रास्ता है, केजरीवाल को भी रास्ता है और दूसरी तरफ सीबीआई को भी रास्ता है। तो ये तमाम चीजें ट्रायल का, इन्वेस्टिगेशन का, अदालतों का एक मामला है। उसको हम और आप जल्दी से बैठकर यहाँ बिना फाइल देखे, बिना एविडेंसेस को कैलकुलेट किए, एग्जामिन किए, किसी निर्णय या निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो सभी को इंतजार करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता हमारे आपके पास में नहीं है। बिल्कुल। चलिए चंद्रमोहन जी, आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि ये तो थी बात पवन खेड़ा की, कह सकते हैं आप, 1 हफ्ते की राहत को लेकर, और जिस तरह से हेमंता जी पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी पिछले कुछ हफ्ते से हम कह सकते हैं देख रहे थे, 5 अप्रैल के बाद से ही। अब मैं चुनाव पर आना चाहूँगा सर थोड़ा। कल हमने देखा कि एक नया रिकॉर्ड बना है आसाम में मतदान का, और 84.42% मतदान हुआ। तो सर चंद्रमोहन जी, ये आप बम्पर मतदान अपने क्या पक्ष में देख पा रहे हैं, या फिर ये एक बार फिर असम में हेमंता की सरकार लौटा देगा? और भी कुछ आंकड़े, लेकिन पहले मैं यही जानना चाहूंगा आपसे, इस बम्पर मतदान के बाद आप किस और टेंशन देख रहे हैं? देखिए, ये मतदान तो कहां जाएगा, अगर मैं पार्टी के लेवल पे कहूंगा तो मेरी तरफ जाएगा, लोग जीतेंगे मेरी तरफ जाएगा, जनरल।
लेकिन अब प्रश्न क्या खड़ा होता है, क्यों? देखिए, ये सेल्फ गोड तो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने कर दिया, जिसकी परेशानी दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व पे भी है और पुणे के मुख्यालय के ऊपर भी है। क्योंकि सेल्फ गोड ये हो गया, आरोप प्रत्यारोप जो मैंने बोला राजनीति के अंदर लगते हैं और इलेक्शन के तौर पे लगते हैं। क्या दिल्ली के अंदर सेंटर से 2014 में, 19 में, 24 में कांग्रेस के बड़े नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे? खूब लगा इन्होंने और आज तक लगाते हैं। लेकिन वो बौखलाहट जो हेमंत बिस्वा जी की बौखलाहट, बड़े जो कदम उठाए गए, वो उनके लिए एक सेल्फ गोल था, जिसकी परेशानी का आइन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय और शीर्ष नेतृत्व पर आ गया है। जो असम की जनता है, जो मेरा मानना है कि वो जिस बात को कांग्रेस उठा रही थी, वो साबित हो गया कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार असम की जनता के साथ हो रहा था और उस भ्रष्टाचार के अंदर कहीं ना कहीं वहां की एक कुर्सी लिप्त थी। और उस बौखलाहट के अंदर जो उठाए गए कदम थे, वो इस बात को शेयर करेगा, जो आज इंगित होता है कि उन्हीं के एक बड़े भाई पुलिस के अंदर आईपीएस अधिकारी भी हैं। तो जो चीजें किसी एक जबान में नहीं थी और दबी हुई जबान में थी, उसको मौका किसने दिया? उसको मौका भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने दिया। और ये बात मैं कहीं पर भी नहीं मान सकता कि इसके लिए शीर्ष नेतृत्व की हामी गई होगी। ये एकदम कदम उठा और वो कदम उठने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की और साख गिरी है, जिसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि जो मुख्यमंत्री के सामने जो कैंडिडेट हैं हमारे गोगोई साहब, उनकी छवि और उनका जो राजनीतिक कद था, वो कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा को नुकसान कर रहा था। इसकी बौखलाहट उनके सामने थी, क्योंकि आज असम की जनता के सामने मुख्यमंत्री जरूर भाजपा का है, लेकिन कैंडिडेट वो कांग्रेस का है। कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा के ताल्लुकात कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के साथ भी रहे होंगे और उसी तरह से जो गोगोई साहब है वो उसके अंदर काफी इंप्लीमेंट थे। तो ये असम का जो इलेक्शन है, जो मेरा मानना है, मेरी अपनी राजनीतिक समझ कहती है, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खो गया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.